मुझे इसमें मोहम्मद रफ़ी नज़र आता है। इस गायक को हर हाल में गंवाना ही पड़ेगा। किसने किसके लिए ऐसी बात कही थी? क्या मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का मिलना इस गायक के लिए घातक साबित हुआ? वो गायक एक दौर जिसके नाम रहा, उसको भुला दिया गया था। कौन ये गायक थे? क्या ये किस्सा था? जिस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। आज मैं जिस गायक की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, ये गायक हैं मोहम्मद अजीज़ साहब। मोहम्मद अजीज़ साहब 1984 में इनकी म्यूज़िकल जर्नी शुरू हुई थी। कलकत्ता के ये रहने वाले थे, कलकत्ता से ही इनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इन्होंने जो फिल्म में गाया था वो थी बंगाली फिल्म ज्योति। कलकत्ता से इनकी म्यूज़िकल जर्नी शुरू हुई, मुंबई तक ये पहुँचे। मुंबई में आकर इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। तो जब ये प्लेबैक सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इनकी काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर से जान पहचान हुई। काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास इनका आना जाना था, मगर इनको कोई बड़ा मौका नहीं दे रहा था। इनकी अच्छी खासी जान पहचान जो हुई थी वो हुई थी अन्नू मलिक से। अन्नू मलिक उस समय वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, दर दर काम के लिए वो भी भटक रहे थे कि उनको बतौर म्यूजिक डायरेक्टर कोई फिल्म मिले। तो अन्नू मलिक के यहाँ इनका अक्सर आना जाना था, अच्छी खासी जान पहचान थी। तो अन्नू मलिक ने इनको पहला मौका दिया। जी हाँ, अन्नू मलिक ने इनको मर्द में तो मौका दिया ही, लेकिन मर्द अन्नू मलिक के साथ इनकी पहली फिल्म नहीं थी। अन्नू मलिक के साथ मोहम्मद अजीज़ साहब की पहली फिल्म थी फांसी के बाद। फांसी के बाद में अन्नू मलिक ने गवाया मोहम्मद अजीज़ साहब से, ऐसा गाना गवाया जिसको लता जी ने भी गाया। तो दो वर्जन में गाना था, लता जी की आवाज़ में, मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ में। मगर जब फांसी के बाद स्क्रीन पर आई तो मोहम्मद अजीज़ साहब का ये गाना कट था। मोहम्मद अजीज़ साहब का खुद कहना था कि फ़िल्म की लेंथ इतनी बड़ी हो गई, उनका गाना हटा दिया गया और लता जी का गाना फिल्म के अंदर रहने दिया गया। तो मोहम्मद अजीज़ साहब की पहली फिल्म फांसी के बाद, मगर गाना रिलीज़ नहीं हुआ। अचानक मोहम्मद अजीज़ साहब की तकदीर तब पलटी। एक फ़ोन उनके पास आता है कि आपको एक गाने की सिटिंग में आना है और ये गाना अमिताभ बच्चन के ऊपर पिक्चराइज होगा। मोहम्मद अजीज़ साहब को लगा ये सब मजाक है, लेकिन वो जहाँ पर बुलाया गया था वहाँ पर पहुँचे। जी हाँ, ये फिल्म थी मर्द। तो जब मर्द के लिए इनको बुलाया गया, इनको गाना समझाया गया, अन्नू मलिक ने समझाया, बताया गया कि आपकी आवाज़ अमिताभ बच्चन पर जा रही है, और यहीं से तकदीर पलटी मोहम्मद अजीज़ साहब की। उस सिटिंग में सब मौजूद थे, शम्मी कपूर साहब, मनमोहन देसाई, अन्नू मलिक, सब वहाँ पर मौजूद थे। तो मोहम्मद अजीज़ साहब ने बखूबी इस गाने को रिकॉर्ड किया। जी हाँ, ये गाना था मर्द तांगे वाला। मोहम्मद अजीज़ साहब का ही कहना है कि उस ज़माने में लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ मर्द का, तो लाइव रिकॉर्डिंग में सारे म्यूजिशियन होते थे। आज की तरह ट्रैक्स नहीं हुआ करते थे कि सिंगर अलग रिकॉर्ड कर रहा है, म्यूजिशियन अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो म्यूजिशियन के साथ जब मोहम्मद अजीज़ ने ये गाना रिकॉर्ड किया तो म्यूजिशियन में भी एक हलचल पैदा हो गई कि यार कैसा सिंगर आ गया है। तो मोहम्मद अजीज़ ने कहा कि फिल्म आने से पहले ही मोहम्मद अजीज़ साहब का नाम हो चुका था, म्यूजिशियन द्वारा इधर उधर बताया गया। जब वो दूसरी रिकॉर्डिंग पर जाते थे, एक रिकॉर्डिंग से दूसरी रिकॉर्डिंग पर, तो उन्होंने बताया कि यार एक ऐसे सिंगर के साथ वो गाना रिकॉर्ड करके आए हैं जो कमाल का सिंगर है। तो मोहम्मद अजीज़ साहब का प्रचार होने लगा, उनको काफ़ी फिल्में मिलने लगी। और मोहम्मद अजीज़ साहब की अगर बात करें तो 85 के बाद 85 में मर्द आई थी, उनका सितारा चमका। एक से एक नायाब गाने फिर मोहम्मद अजीज़ साहब ने 80s के दौर में दिए, 85 के बाद दिए। 80 का दौर मोहम्मद अजीज़ साहब के नाम ही रहा और दूसरा शब्बीर कुमार साहब के नाम रहा। तो ये वो दौर था जो मोहम्मद अजीज़ साहब के नाम रहा। मोहम्मद अजीज़ साहब को काम अच्छा खासा मिलने लगा। स्टार सिंगर वो 80s में बने। हर बड़े स्टार पर उनकी आवाज़ आई। 90 आते आते दोस्तों एक फिल्म आई थी खुदा गवाह। खुदा गवाह में मोहम्मद अजीज़ साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए। खुदा गवाह फिल्म हिट भी रही, अमिताभ बच्चन लीड रोल में, श्रीदेवी भी इस फिल्म के अंदर थी। तो इस फिल्म में मोहम्मद अजीज़ साहब ने हिट गाने दिए, मगर इस फिल्म के बाद न जाने क्या हुआ, मोहम्मद अजीज़ साहब को काम मिलना लगभग कम हो गया। ऐसा मोहम्मद अजीज़ साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था। मोहम्मद अजीज़ साहब को थोड़ा फील होने लगा कि यार म्यूज़िक डायरेक्टर उनसे नहीं गवा रहे हैं। और यही वो दौर था दोस्तों जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स नदीम श्रवण, जतिन ललित, ये सब आए थे। इन्होंने ज़्यादातर फिर कुमार शानू, उदित नारायण, इनसे गवाना शुरू किया था। तो ये दौर
कुमार शानू और उदित के नाम भी होने लगा। धीरे धीरे मोहम्मद अजीज साहब को काम कम मिल रहा था, लाइव शो वो कर रहे थे। तो यूं ही 90s गुजर गया, 2000 भी आ गया। अब मोहम्मद अजीज साहब ने कई किस्से बताए, कई ऐसे लम्हे बताए जब मोहम्मद अजीज साहब को दुख हुआ कि उनको पूछा नहीं गया। दोस्तों 2013 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हुए थे। तो जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शताब्दी की खुशियां मनाई जा रही थी, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो मोहम्मद अजीज साहब का खुद कहना था, वो टीवी के आगे बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, जब आप 100 साल किसी इंडस्ट्री के मनाते हो तो हर साल पे बात करते हो। तो मोहम्मद अजीज साहब ने सोचा था जब 80 की बात आएगी, 90 की बात आएगी तो मोहम्मद अजीज का नाम ज़रूर आएगा। मगर मोहम्मद अजीज साहब देखते रह गए, किसी ने उनका नाम नहीं लिया। जबकि मोहम्मद अजीज साहब ने 80 के दशक में जो काम दिया वो अपने आप में नायाब है। हर बड़े स्टार पे मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ पिक्चराइज हुई। कौन सा ऐसा स्टार नहीं था 80s में जिसकी फिल्में हिट हुई हो और उस पर मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ पिक्चराइज ना हुई हो। तो ये दुख मोहम्मद अजीज साहब को रहा, क्यों उनका नाम नहीं लिया गया, कैसे उनको भुला दिया गया। आगे भी मोहम्मद अजीज साहब का बहुत कुछ कहना था। मोहम्मद अजीज साहब का ये कहना था, जितने जो रियलिटी शो होते हैं टीवी पर, कई लोग उसमें जज बन के आते हैं, जज बन के अपना नाम कमा रहे हैं, मगर उसमें भी मोहम्मद अजीज साहब को कभी बुलाया नहीं गया। उन्होंने ऐसे हिट दिए, उसके बावजूद भी ऐसा उनके साथ हुआ। तो उनका दर्द, शायद उनका ये कहीं लास्ट इंटरव्यू था उसमें छलक करके आता है कि उनको क्यों पूछा नहीं गया। तो खैर साहब, मोहम्मद अजीज साहब वो सिंगर रहे जिन्होंने कमाल के गाने दिए और इस तरह से धीरे धीरे करके उनको भुला दिया गया। तो दोस्तों मोहम्मद अजीज साहब का ये भी दौर था, जैसे मैंने कहा था कि किसने ऐसा कहा था कि मुझे इसमें मोहम्मद रफ़ी नज़र आता है, इसको गंवाना ही पड़ेगा। ये भी एक बहुत अजब गज़ब वाक़या है, किस्सा है। स्ट्रगल के समय पे दोस्तों मोहम्मद अजीज साहब जब हर म्यूज़िक डायरेक्टर के दर पे जा रहे थे काम मांगने के लिए, तो इसी समय, इसी दौर में, अपने इसी वक्त में, स्ट्रगल के वक्त में, वो लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब के पास भी गए थे। तो जब आर डी बर्मन साहब के पास गए थे, उन्होंने आर डी बर्मन साहब से काम मांगा। आर डी बर्मन साहब के वो म्यूज़िक रूम में जो माइक लगा हुआ था, आर डी बर्मन साहब ने कहा कि आप इस पर कुछ गाइए। तो मोहम्मद अजीज साहब का कहना था, उन्होंने आर डी बर्मन साहब के पिता एच डी बर्मन साहब ही का गीत सुनाया, तेरे मेरे सपने अब एक रंगे। जब आर डी बर्मन साहब ने ये गीत सुना तो मोहम्मद अजीज साहब को कहा कि आप अपने उच्चारण ठीक करो। अब यहाँ पर देखिए, मोहम्मद अजीज साहब को बड़ा अजीब लगा। मोहम्मद अजीज साहब का कहना था, उर्दू उनकी ज़ुबान रही है, उर्दू में उनकी पकड़ है, और ऊपर से आर डी बर्मन साहब कह रहे हैं कि उच्चारण सही कीजिए। तो मोहम्मद अजीज साहब ने कहा, मन ही मन मुझे हंसी आई है। खैर, इतने लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर थे तो उनकी बात को काटा भी नहीं जा सकता था। तो मोहम्मद अजीज साहब का कहना था, ये क्लियर हो गया था कि आर डी बर्मन उनसे अब गवाएंगे नहीं। तो मोहम्मद अजीज साहब अपने स्ट्रगल के दौर पर वापस आ गए। तो उस समय उनको लगा आर डी बर्मन उनसे गवाएंगे ही नहीं, जब उच्चारण जैसी बात मोहम्मद अजीज साहब को आर डी बर्मन ने कह दी, और उच्चारण मोहम्मद अजीज साहब के क्लियर थे, साफ थे। तो देखिए, एक वक्त ऐसा भी आया, तो जैसा मैंने कहा था, जब मर्द का गाना मोहम्मद अजीज साहब लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे, तो म्यूजिशियन द्वारा जब बात फैलने लगी कि एक ऐसा सिंगर आया जो कमाल का गाता है, तो फिर मोहम्मद अजीज साहब को बप्पी लहरी ने भी काम दिया। तो बप्पी लहरी की रिकॉर्डिंग पर मोहम्मद अजीज साहब एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे आशा भोसले जी के साथ। तो जब ये युगल गीत वो रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड होने के बाद आशा भोसले जी ने मोहम्मद अजीज साहब को कहा कि आप स्टूडियो से जब बाहर आएंगे तो एक फिएट गाड़ी खड़ी है, फिएट कार खड़ी है, आप उसमें जा करके बैठिए। तो मोहम्मद अजीज साहब बाहर निकले, आशा बाहर स्टूडियो के फिएट कार खड़ी हुई थी, मोहम्मद अजीज साहब उसके बगल में खड़े हो गए। थोड़ी देर में आशा भोसले जी आती है और कार में बैठने के लिए कहती हैं, और कार के अंदर आशा भोसले बताती हैं कि वो उनको आर डी बर्मन साहब के पास लेके जा रही हैं। अब मोहम्मद अजीज साहब ने कहा, यार ये आर डी बर्मन साहब के पास लेके जा रही हैं, आर डी बर्मन साहब तो इनको मना कर चुके हैं, अपने उच्चारण सही करो। मोहम्मद अजीज साहब को लगा उनको काम मिलेगा नहीं। मोहम्मद अजीज साहब ने आशा जी को कहा कि ठीक है, आप मुझे यहीं पे ड्रॉप कीजिए, मैं थोड़ा कुछ काम निपटा करके, मुझे पता है आर डी बर्मन साहब का, पंचम साहब का कहाँ पर म्यूजिक रूम है, मैं वहीं पर आता हूँ। आशा जी ने कहा ठीक है, आप थोड़ी देर में पहुँचिए। तो मोहम्मद अजीज साहब का कहना था, फिर वो जब आर डी बर्मन साहब के पास थोड़ी देर बाद पहुँचे तो आर डी बर्मन साहब ने देखते ही आशा जी को कहा, अरे इनको तो मैंने सुना है। तो आशा जी ने कड़क होकर के आर डी बर्मन साहब को कहा, भले ही आपने सुना हो या ना सुना हो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इसके अंदर रफ़ी साहब की झलक नज़र आई है। आपको
इनको गंवाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, किसी भी हाल में, आपने सुना हो या ना सुना हो, आप इनको गंवाइए। तो आर.डी. बर्मन साहब ने ये बात अपने दिमाग में रखी। आशा जी कह रही हैं, गारंटी ले रही हैं, तो इनको गंवाएंगे ही। इस तरीके से मोहम्मद अजीज साहब ने फिर आर.डी. बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में भी गाया। वो फिल्म थी शिवा का इंसाफ, जो 3D फिल्म थी। आर.डी. बर्मन ने उनको बताया 3D फिल्म में शिवा का इंसाफ, उसमें वो उनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आशा भोसले जी के कहने पर आर.डी. बर्मन साहब ने मोहम्मद अजीज साहब को शिवा के इंसाफ में गवाया। शिवा का इंसाफ भी 1985 में आए थे, और 1985 मोहम्मद अजीज साहब के लिए बहुत खूबसूरत साल था, और इसके बाद फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मगर अफसोस, धीरे धीरे जिस तरीके से उनको भुला दिया गया है, मोहम्मद अजीज साहब की ज़ुबानी ही कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी दुखदाई हैं। उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का दर्द रहता था। अनफॉर्चुनेट, मोहम्मद अजीज साहब की 2018 में डेथ हो जाती है, और मोहम्मद अजीज साहब को भी वहीं दफनाया गया जहां उनके गुरु जिनका अपने आप को वो एकलव्य मानते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब, उसी कब्रिस्तान में फिर मोहम्मद अजीज साहब को दफनाया गया। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।